हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड या फिर राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा, आपके कांस्टेबल, पटवारी, वीडियो या फिर अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला ये राजस्थान जीके के प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। तो साथियों, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा, और ताकि ये जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनसे आप पहले एक बार मुलाकात कर सकें। और आपकी एग्जाम की तैयारी में चार चांद लगाने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूं। तो साथियों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, राजस्थान जीके का। कि आंख, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, कंटीली, झाड़ियां, फोग आदि जो वनस्पति राज्य के अपने किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो जलवायु प्रदेश कौन सा है जिसमें ये वाली जो ये सभी वनस्पतियां हैं, आंख हो गई, खेजड़ी, रोइड़ा, बबूल, कंटीली, झाड़ियां, फोग इत्यादि, ये जो पाई जाती है, कौन सा जलवायु प्रदेश है अपने राजस्थान का? तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश या फिर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी अपने ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और ये कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी वार्षिक जो वर्षा होती है? अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पर कितने सेंटीमीटर में होती है ये? तो ये होती है आपके 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर में। 25 से 30 या कहीं कहीं इसको 50 भी बोला जाता है, 50 सेंटीमीटर तक होती है। और जो ये क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र आ रहा है? इसमें आ रहा है अपने बाड़मेर, बाड़मेर जिले का भी पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। साथ साथ आपके आ जाएंगे बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, सीकर, नागौर, पाली, सीकर, नागौर, पाली, जालोर। यानी ये जो जिले हैं इनमें, यानी अपने हो गया बाड़मेर का पश्चिमी भाग, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, सीकर, नागौर, पाली और जालोर, ये जो सभी जिले हैं ये अपने अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश यानी अपने 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर जो आपके वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी है? आख, खेजड़ी, रोइड़ा, बबूल, कंटीली, जाइडिया, फोग, ये जो सभी है, यानी ये जो अपने वनस्पतियां पाई जाती है वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक प्रश्न है। यानी अपने एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये, या तो ये लू वाला होता है या फिर इसके साथ आता है एक मावट। यानी मावट कैसे होती है, मावट कौन से मतलब विक्षोभों से होती है या फिर किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है तो ये पूछा जाता है। या फिर लू, लू के बारे में पूछा जाता है कि लू कहाँ ज्यादा चलती है या फिर इसका कारण क्या है या फिर इसका तात्पर्य क्या है। तो अपने एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि लू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी और शुष्क हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं, समगति से बहने वाली हवाएं। तो साथियों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 15 प्रश्न। यानी आपके राजस्थान जीके के जो 15 प्रश्न इंपोर्टेंट रहने वाले हैं वो सभी के सभी प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने इसमें से 10 से ज्यादा, यानी 10 से प्लस प्रश्न अगर आपने राइट कर लिए तो साथियों आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न हैं सभी के सभी मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। क्योंकि जो ये समझ लीजिए कि मैंने 10 प्रश्न लिए होंगे, उनमें से एक प्रश्न यहाँ आपके लिए यहाँ पर चुना गया है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथियों, इन सभी प्रश्नों को बिना स्किप किए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए देखिएगा, और पूरी की पूरी क्लास को एकदम अच्छे से पढ़िएगा। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने ये लू के बारे में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धूलभरी और शुष्क हवाएं। यानी लू शब्द से तात्पर्य है जो धूलभरी और शुष्क हवाएं चलती है वही आपके लू कहलाती है। और जो ये कौन से ऋतु में चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। और अगर आपको पूछ ले कि आपके जो जिले हैं उनमें से कौन से ऐसे जिले जहाँ सबसे ज्यादा गर्म लू चलती है, तो वहाँ वो हो गए आपके गंगानगर, और गंगानगर के साथ एक और जिला हो जाएगा आपके बीकानेर। यानी इन दोनों जिलों में अधिक गर्म हवाएं जो चलती है, लू चलती है वो, और बाकी जो जिले अपने बाकी सभी जिलों में लू चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, जेट स्ट्रीम क्या है? यानी जेट स्ट्रीम के आपके बारे में पूछ सकता है पहले, लगभग देखिए 3 से 4 पेपर में पूछा गया है प्रश्न ये। तो ये जो जेट स्ट्रीम क्या है ये पूछा गया है, तो स्थानिक पवन या लोकल विंड, यानी जो वहाँ के लोकल एरिया में चलती है वो हवा, या पर हम विंड बोल सकते हैं उसे अंग्रेजी में, या फिर प्रचलित पवन, ग्लोबिम विंड, भूव्यापी पवन यानी जिसोस्ट्रोपी विंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसमें से अपने कौन सा हो जाएगा? अपना आंसर होने वाला है इसमें भूव्यापी पवन, यानी अपने जो जिसोस्ट्रोपी विंड होती है, पवन होती है,
वही आपके जेट स्ट्रीम कहलाती है। अगर बात करें हम मध्य अक्षांशीय क्षोभ मंडल के ऊपरी जो स्तर होता है, कौन सा होता है, वो क्षोभ सीमा। उसके पास जो अति तीव्र गति से बहने वाली हवा होती है उसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये संकरी, सर्पीली और तेज गति से चलने वाली वायु की पट्टियां होती है। क्या होती है? ये एक तरह की वायु की पट्टियां होती है। अगर बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की, तो आपके सामने हो जाएगा चौथा प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। देखिए ये इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्यों आता है? तो ये कारण है इसकी नदी का। ये कौन सी नदी है, ये हम आगे देखेंगे। पहले एक बार इसका आंसर कर लेते हैं। अजमेर, सवाई माधोपुर, बालोतरा या सोजत। तो ये जो प्रश्न है कि पूछ रहा है कि पुष्कर की पहाड़ियों में अगर वर्षा तेज होगी तो बाढ़ कहाँ पर आएगी, तो कहाँ पर आएगी? ये हो जाएगा आपके बिल्कुल बालोतरा। ये अब ये समझने वाली बात है कि पुष्कर की पहाड़ियों में अगर भारी भारी वर्षा हो रही है तो बाढ़ बालोतरा में कैसे आएगी? तो ये इसका कारण है लूनी नदी। क्योंकि जो लूनी नदी है वो आपके लूनी नदी अरब सागर के पश्चिम में बहने वाली एक नदी है। कौन से आपका कहाँ पर बहती है ये? अरब सागर के लिए। जो पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो लूनी नदी में बाढ़ आ जाती है, और लूनी नदी में बाढ़ आएगी तो ये पानी, बाढ़ का पानी कहाँ पर डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? बालोतरा में। और यह अपना पानी कहाँ गिराएगी? ये तो हो गया आपके अरब सागर के पश्चिम में बहने वाली नदी। और ये अपना पानी गिराएगी खंबात की गाड़ी में, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। लूनी नदी की निम्न सहायता नदियों या फिर सहायक नदी है बोल सकते हो हम। सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। ये जो प्रश्न है मैंने, आप ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि ये गहन डिटेल के बाद जो आपको पता चलेगा वो ये प्रश्न है। क्योंकि ये जो लूनी नदी है, लूनी नदी में लगभग सभी एक ही दिशा से मिलती है, पर एक दिशा, एक ऐसी नदी है जो इसके दूसरी दिशा से और अरावली से नहीं निकलने वाली। बाकी ये जो सभी नदियां हैं, सहायक नदियां, वो सभी कहाँ से निकलती है? अरावली से। नहीं, अरावली पर्वत श्रृंखला में कहीं से भी निकलती हो, पर अरावली से निकलती हो। पर इसमें एक नदी है वो आपके अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। वो कौन सी नदी हो गई? बांडी, जोजरी, लिलड़ी या फिर जवाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी जोजरी नदी। यानी जोजरी नदी आपके लूनी नदी की एक सहायक नदी है, और यह कौन कहाँ से निकलती है? तो नागौर जिले से। नागौर जिले में अभी कहाँ से निकलती है? तो वहां पर एक पाडलू गांव है। नागौर जिले के पाडलू गांव से निकलती है, और ये बहकर अपने जोधपुर में मिल जाकर अपने लूनी नदी में मिल जाती है, और लूनी नदी की सहायक नदी कहलाती है। और ये अपने जो अरावली पर्वतमाला है वहां से नहीं निकलकर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अलग जगह, मतलब ये अरावली से नहीं निकलती है। और इस नदी पर एक सालावास में बोरानाडा तक गांवों में के बीच एक 30 किलोमीटर लंबा क्या बना है? वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? बनास, मोरेला, जवाई और पार्वती। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाई। यानी चंबल की सहायक नदियों में आपके आ जाएगी बनास। देखिए मैं सभी लिख देता हूँ यहाँ पर। बनास, काली सिंध, पार्वती, कुराज, मेज, सिवान, परवन और छोटी काली सिंध। परवन और छोटी काली सिंध। ये नदियां मुख्य, बाकी जो जवाई नदी है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है। और यह मारवाड़ से में पाली जिले से निकलने वाली नदी है जो लूनी नदी में मिलती है। अपने कौन सी जवाई नदी की बात कर रहे हैं, ये किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। और कहाँ पर से निकलती है? ये पाली जिले से। ठीक है, कंप्लीट होगा। यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर है? क्योंकि ये समझने वाली बात है कि लूनी नदी की सहायक नदी हो जाएगी आपके जवाई, और आपके चंबल की सहायक नदी हो जाएंगी आपके बनास, काली सिंध, पार्वती, कुराज, मेच, सिवान, परवन, छोटी काली सिंध, मोरेला और पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, यानी ऋग्वेद में भी जिसका उल्लेख मिलता है वो नदी कौन सी है? सरस्वती, लूनी, कांतली या फिर कांकनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, जिसका ऋग्वेद में आपका उल्लेख मिलता है वो हो जाएगी सरस्वती नदी। नाम से ही पता चल रहा है देवी के नाम पर है, तो ये सरस्वती नदी आपके ऋग्वेद में उसका उल्लेख मिला हुए है। और ये जो दो नदियों का वर्णन, अपने बात करें अगर ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन है, तो दो नदियों का वर्णन है। दोनों कौन कौन सी नदियां? एक हो जाएगी आपकी सरस्वती नदी जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, सरस्वती नदी। और एक और नदी कौन सी है? द्वेषदती नदी। जो सरस्वती नदी है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, और इसका अवशेष, जिसका अवशेष कौन सी है? घग्गर नदी है। पश्चिमी राजस्थान, और इसका अवशेष है घग्गर नदी।
ठीक है। और द्वेषदती जो नदी है ये जयपुर की लाइफ लाइन कहलाने वाली यह नदी जयपुर में बहती थी और जिसका अवशेष अमानी शाह का नाला है। ठीक है, कंप्लीट चीजें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, बदेसर जो आपके कहाँ पर है, बाड़मेर में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड द्वारा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा, या फिर नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा, और बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग माइनिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, यानी आपके बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा। तो यहाँ पर जो आपके ये भदेसर में बाड़मेर में है वो कौन सी नदी, आपके कौन सी नदी, क्या आपके कौन सा संयंत्र हो गया? कोयले पर आधारित, ठीक है, विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, नवा प्रश्न राजस्थान में, एक बार देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पे से आ रहा है। राजस्थान में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना में बिजली उत्पादन शुरू किया गया है, यानी कहाँ पर या किस जिले द्वारा शुरू किया गया है? तो जैसलमेर जिले के हमीरा में, नागौर जिले के खींवसर में, और बाड़मेर जिले के आरमसर में, या फिर चूरू जिले के कानवास में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है आपके? करेक्ट आंसर बिल्कुल आपके हो जाएगा ये दूसरा ऑप्शन, यानी नागौर जिले के खींवसर में। नागौर जिले के खींवसर में जो आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके निवेश के पर, उसका निवेश यानी उसका इन्वेस्टमेंट है, कौन सी कंपनी? रिलायंस। इसके इन्वेस्टमेंट में आपके जो 5 मेगावाट की जो क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना है वो पहले चरण में स्थापित 1.67 मेगावाट क्षमता से बिजली का उत्पादन करेगा। और यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये हो जाएगा, राजस्थान में किस जिले में शहरिया जनजाति केंद्रित है? इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, इसको आप बिल्कुल 100% लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके जनजातियों पर आधारित, ये आपके एग्जाम में आने वाला है और कंप्लीट आपका कंफर्म सिलेक्शन कंफर्म करवाने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, या फिर बारह। तो अपने करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बारह, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके जो है राजस्थान में एकमात्र आदिवासी और प्राचीन जनजाति है वो आपके बारह जिले में, और बारह जिले में भी कहाँ पर? किशनगंज और शाहबाद, ये जो दोनों स्थान है यहाँ पर निवास करती है ये जनजाति है, और सहरिया वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानती है। भारत सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ी होने के कारण केवल इसी जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है। ठीक है, कंप्लीट चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई। यह संगीत सम्मेलन किस शासक द्वारा आयोजित करवाया गया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, या फिर सवाई प्रताप सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सवाई प्रताप सिंह द्वारा। तो सवाई प्रताप सिंह क्या थे? ये एक संगीतकार थे, संगीतकार होंगे तभी ये एक बड़ा आयोजन करेंगे संगीत का। सवाई प्रताप सिंह ये क्या थे? एक संगीतकार थे, प्रसिद्ध संगीतकार। चांद खां, यानी कि जो प्रताप सिंह थे एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, और चांद खां महाराजा प्रताप सिंह के गुरु थे, और जो गणपति भारती उनके काव्य गुरु थे। और प्रताप सिंह ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया जिसमें राजकवि देवर्षि ब्रजपाल ने संगीत ग्रंथ राधा गोविंद सार की रचना की। देखिए किसने की ये रचना, तो ये नाम आ जाएगा आपके राजकवि देवर्षि ब्रजपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, या फिर प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके आदिवासियों पर जो अंग्रेजों का दमन किया गया, यानी अंग्रेजों ने वहां पर गोलियां चलाई थी, और करीब करीब आपके 1500 से अधिक यहाँ पर जो भील भील थे वो मारे गए थे। तो आनंदपुरी पंचायत समिति से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक गुजरात की सीमा पर स्थित है मानगढ़ धाम। और शरद पूर्णिमा के दिन वहां पर आदिवासियों जो आदिवासी थे उनका भक्त संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। और उल्लेखनीय है कि वहां पर क्या है कि मानगढ़ वार्षिक अधिवेशन जो कब किया गया था? 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913, इस दिन वहां पर अपने 1500 से प्लस बिल, यानी आदिवासियों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया गया था, शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, सवाई जयसिंह के किस राजकवि ने रामरासा की रचना की? यानी किसकी रचना है रामरासा? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, रामानंद, जुगल की सरकार,
अग्रदास और श्री कृष्ण भट्ट कवि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके श्री कृष्ण भट्ट कवि। तो सवाई जयसिंह के दरबार का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध साहित्यकार था वो था आपके श्री कृष्ण भट्ट कवि, और जिसे सवाई जयसिंह ने कवि कलानिधि और राम रसाचार्य की उपाधि से अलंकृत किया था। यानी इनकी जो उपाधि थी वो कौन कौन सी थी? एक तो हो जाएगी आपके कवि कलानिधि, और एक और हो जाएगी आपके राम रसाचार्य। यानी ये इनकी क्या थी? उपाधि थी, ना कि इनका ग्रंथ नहीं था, ये एक इनकी उपाधि थी। जो किसने दी थी? सवाई जयसिंह ने। और कृष्ण भट्ट ने राम क्रीड़ाओं पर राघव गीतम यानी राम रसा नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। इससे प्रसन्न होकर जयसिंह ने इसे राम रसाचार्य की जो उपाधि दी थी, ये वाली जो उपाधि है किसके कारण? इसके राम रसा ग्रंथ के कारण, इसके कारण इन्हें ये उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, दावड़िया वे व्यक्ति होते हैं। यानी कौन जो दावड़िया व्यक्ति थे? तो जो कारवा और काफिले को लूटते थे, या फिर जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे, या फिर जो अनाज का भंडार करते थे, या फिर जो दौड़ में भाग लिया करते थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? जो कारवा और काफिले को लूटा करते थे या फिर लूटते थे। तो जो डाका डालने वाले को दावड़िया या फिर दाड़ाती कहते हैं। और ये मुख्य रूप से गुर्जर, मीना, जाट और राजपूत होते थे। और दाड़ाती जो दाड़ा डालने से पहले उस व्यक्ति को सूचना भिजवाते थे और उसके मकान के आगे सूचना चस्पा कर देते, और उस निश्चित तारीख को ही वो डाका डालते थे। तो डूंग जी, जवाहर जी, कर्मा मीणा आदि वो प्रसिद्ध दावड़िया थे। इनके नाम लिख लीजिएगा आप, डूंग जी और जवाहर जी। राजस्थान में इस व्यवस्था को सीमित करने के श्रेय मोहनलाल सुगड़िया को जाता है, ये भी आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान है क्या है? घोड़े के श्रृंगार की सामग्री है, झगड़े से संबंधित वस्तुएं हैं, या फिर ऊंट की सजावट की वस्तुएं, या फिर खेजड़ी और बड़ पूजन का सामान है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऊंट के सजावट की वस्तुएं। क्या है? ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। ऊंट पर जो कसे हुए जाने वाले काठी या कूंची या पलान कहलाती है, और ऊंट की गर्दन में जो सफेद कोड़ियों के लुम्बों से युक्त एक गलपट्टी होती है उसे हम कोड़ियाला कहते हैं। और इनमें इनमें कई तरह के कांच, मोती, फुंदे इत्यादि जो भी लगे होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? गोरबंद कहते हैं। और जिनको दृढ़ता से जो कसे हुए रहता है उसे हम देशी रजी, या फिर उसे खादी की सपाट सिल्ली से जो पट्टिका के सीने के साथ बांधी होती है उसे हम टंग कहते हैं। और ऊंट की नाक में जो पहनाई जाती है उस लकड़ी की किल्ली को हम गिरबान कहते हैं। देखिए ये सभी आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। और ये सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इनको क्या कर लेना है? कंप्लीट तरीके से एक बार इनको तैयार कर लेना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लग जाए, आपकी प्रिपरेशन एकदम आसमान छुए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।